हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है अपना राजस्थान की नदियाँ। इससे पहले अपने कुछ टॉपिक अपन ने किए थे जिसमें राजस्थान की स्थिति विस्तार वगैरह के बारे में और फिज़िकल रीजन ऑफ राजस्थान और राजस्थान की लेक्स पढ़ी थी अपन ने। उसके बाद में आज जो टॉपिक है वो है राजस्थान की नदियाँ। ये स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने वो लास्ट वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे आ जाएगा, आप उसको देखिए, वॉच कीजिए और वो टॉपिक कवर हो गए हैं। अभी आप करेंगे अपन आज राजस्थान की नदियाँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में सिर्फ देश का 1% जल संसाधन राजस्थान में पाए जाते हैं और यहाँ पर जितना भी जल संग्रहण क्षेत्र है वो वर्षा के जल के ऊपर डिपेंड करते हैं। और बेसिकली यहाँ पे जो मेन नदी है वो चंबल नदी है और बाकी एक दो और नदियाँ उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो इतनी ही नदियाँ हैं और उसके बाद में बाकी सब डिपेंड करता है यहाँ के वर्षा के जल के ऊपर। तो अब देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, राजस्थान में 3 प्रकार के सिस्टम्स पाए जाते हैं। पहला है आंतरिक जल प्रवाह, दूसरा है इसके अंदर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और तीसरा है अपना अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो राजस्थान का अपवाह प्रणाली को लेकर के, जो आंतरिक अपवाह प्रणाली है उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसमें कौन कौन से जलग्रहण क्षेत्र हैं और जो राजस्थान के किस किस इलाके में पाए जाते हैं उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ओके, तो देखिए, आज जो करेंगे वो है आंतरिक अपवाह क्षेत्र। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका परसेंटेज राजस्थान में 60.2% है। इसके बाद में आपका सेकंड वाला आता है बंगाल की खाड़ी का और इसमें लास्ट में थर्ड वाला आता है अरब सागर वाला। जो नदियाँ, जो जल ग्रहण भराव क्षेत्र जिनका पानी अरब सागर में गिरता है वो अरब सागर का अपवाह क्षेत्र हो गया। तो ठीक है, ये 3 प्रकार का है। तो आज का जो करना है वो आंतरिक वाला करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से जलग्रहण क्षेत्र हैं, राजस्थान में किन किन इलाकों में पाए जाते हैं, तो उसका देखते हैं। देखिए, राजस्थान में यहाँ पर अपवाह क्षेत्र के अंदर आंतरिक अपवाह क्षेत्र, इसमें देखेंगे कौन कौन सी नदियां हैं। पहले घग्गर नदी, इसके बाद में कांतली नदी, तीसरे पे कांकनी या इसको कांकने भी बोला जाता है स्थानीय भाषा में। और इसके बाद में देखिए आप, ये साबी नदी है और लास्ट क्लासेस में किया था तो उसमें आपने देखा होगा रूपनगढ़, मैनथा या इसको बोलते हैं मेढा या इसको बोलते हैं मंथा, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग दिया हुआ है, मीनिंग वही है। और इसके बाद में है खारी, खंडेला और एक और है रूपरेल। तो देखिए, राजस्थान में बेसिकली मेन रूप से ये नदियाँ हैं। तो इनका अपने राजस्थान में कहाँ कहाँ स्थिति है, क्या इसका विस्तार है, क्या इसके पीछे की कहानी है, वो देखते हैं। हाँ जी, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले घग्गर नदी। इसका विस्तार हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले में है और ये निकलती है राजस्थान में उत्तर से यहाँ इसकी स्थिति है
इसको राजस्थान की लेटी हुई नदी भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्थिति राजस्थान के कंपैरिजन में लेटी हुई है। तो ये लेटी हुई नदी भी बोलते हैं। इसका जो उद्गम है, सबसे पहले ये है घग्गर नदी। इसका जो उद्गम है ये कालका की पहाड़ी, कालका के पास शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। शिवालिक की पहाड़ी से इसका उद्गम है। चंडीगढ़ के आगे कालका है और कालका के पास में पहाड़ी है, वहाँ पे कालका के पास में गांव है, वहाँ पे पहाड़ी के पास से इसका उद्गम माना जाता है हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो इसके बाद में ये यहाँ से राजस्थान में टिब्बी से ये प्रवेश करती है और जहाँ पे प्रवेश करती है इसके पास ही एक झील है, तलवाड़ा झील, टिब्बी में। तो और ये जो तलवाड़ा झील है ये राजस्थान में सबसे नीचे जलस्तर की झील है। तो ये तो है, इसको ये हो गई। और ये टिब्बी में आप घग्गर नदी का देखते हैं। घग्गर नदी राजस्थान में यहाँ से टिब्बी से प्रवेश करती है और उसके बाद ये हनुमानगढ़ शहर से निकलती है और हनुमानगढ़ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन। और हनुमानगढ़ जंक्शन का जो जलस्तर, हनुमानगढ़ जंक्शन का जो स्थिति है वो नदी के पेटे से भी नीची है। उसमें बाढ़ आई थी 94 या 95 के आसपास। तो उसमें क्या हुआ था कि हनुमानगढ़ जंक्शन में पूरा पानी हो गया था और टाउन में कोई पानी नहीं गया था। तो उसका जल स्तर उससे भी नीचे उसकी स्थिति हनुमानगढ़ जंक्शन की। तो ये देखिए, उसके बाद में ये नदी यहाँ, ये हनुमानगढ़ का हो गया, इसको बीच में से डिवाइड करती है। इसके बाद में देखिए ये आती है सूरतगढ़। सूरतगढ़ से होते हुए, ठीक है, सूरतगढ़ से होते हुए ये पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास के पास में जाके ज़मीन में समा जाती है। और ये अंतर प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। और इसमें क्या है कि ये बरसाती नदी भी है, पानी आया बारिश में आता है, बाकी साल भर सूखी रहती है। और इसके किनारे पर यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता, यहाँ पर कालीबंगा की सभ्यता भी पाई जाती है। ठीक है, कालीबंगा की सभ्यता है। तो इस नदी से रिलेटेड मेन चीज़ें यही है, इसका उद्गम, इसकी राजस्थान में प्रवेश की स्थिति, तलवाड़ा झील, इसके बाद में ये हनुमानगढ़ शहर को दो हिस्सों में काटती है, जंक्शन और टाउन में। और इस नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी वो थी कालीबंगा सभ्यता। और ये सूरतगढ़ से होते हुए पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नाम की जगह पे जाके ख़त्म हो जाती है, जो बाहवलपुर है पाकिस्तान का राज्य, उसमें जाके वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और घग्गर नदी की लंबाई है ये 465 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी यही है। अब दूसरा देखते हैं, एक है कांकड़ी नदी। कांकड़ी या कांकने, ये नदी है, इसकी लंबाई 17 किलोमीटर की है और ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। और ये आपको इजीली याद रह जाएगा क्योंकि ये पड़ती है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। तो जैसलमेर में है, चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हुआ इलाका है, तो वहाँ पर अगर कोई नदी पनपी है तो वो उसकी लंबाई सबसे कम ही है। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, एक है अलवर ज़िले में मिलने वाली साबी नदी। ठीक है, तो ये है अलवर की सबसे लंबी नदी है और अलवर से स्टार्ट होती है और ये आगे जाके गुड़गांव में पटौदी के पास में ख़त्म हो जाती है। तो ये हो गई आपकी साबी नदी। अब इसके बाद में ले लेते हैं कांतली नदी, जो कि झुंझुनू में पाई जाती है। ये है
कातली नदी जो कि झुंझुनू को दो हिस्सों में बांटती है और इसी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का प्राचीन काल में गणेश्वर सभ्यता पाई जाती थी और ये झुंझुनू को काटती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए, ये है मैंथा नदी और इसका उद्गम होता है जयपुर में ही मनोहरपुर से। मनोहरपुर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है और उसके बाद में ये यहाँ पे आती है सांबर झील तक। यहाँ पे जाके इसका सांबर झील में विलय हो जाए, सांबर झील में मिल जाती है। इसके बाद में एक और नदी देखेंगे, वो है रूपनगढ़। ये है रूपनगढ़ नदी और ये अजमेर के सलेमाबाद से शुरू होती है। अजमेर, और ये सांभर में, ये सांभर झील में जाके गिर जाती है। इसके अलावा दो और नदियां हैं, खंडेला जो कि मेथा में मिल जाती है और एक है ये खारी जो कि यहाँ पे रूपनगढ़ में मिल जाती है। खारी और खंडेला, तो ये भी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। तो इस प्रकार देखें, घग्गर हो गया, कांकली, घग्गर, कांकनी, कातली, साबी नदी, 1, 2, 3, चौथी ये आपकी है साबी नदी गुड़गांव में, और ये यहाँ पे अलवर में सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम है, ये है साबी नदी। ठीक है, 4। और इसके बाद देखिए 5 पे हो गई आपकी मेथा और 6 पे हो गई आपकी ये रूपनगढ़ और खारी 7 और खंडेला 8। इसके बाद में एक और नदी मैं आपको बताता हूँ जो अलवर ज़िले की बड़ी नदी है और ये रूपारेल नदी है और ये अलवर से शुरू होकर के सीकरी भरतपुर में समाप्त होती है। ठीक है, और इसको स्थानीय भाषा में लसवाड़ी नदी, इसको लसवाड़ी नदी भी, लसवाड़ी नदी और लसवाड़ी नदी और वराह नदी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ और ये कुल मिला के अभी आज अपन ने करी है 9 नदियाँ करी है। ठीक है, और इसमें से एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, लंबाई इसकी 465 किलोमीटर, राजस्थान के टिब्बी से ये एंटर करती है और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। और इसके बाद में इसके तट पर कालीबंगा सभ्यता का विस्तार हुआ था। ओके, ये आपकी हो गई घग्गर नदी। दूसरा अपन लेते हैं कांकने नदी। कांकने नदी जैसलमेर में पाई जाती है, 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है और राजस्थान में ये बहाव की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है। ओके, जैसलमेर के पास में मिलती है तो सबसे छोटी नदी है, बाय डिफॉल्ट आप समझ जाएंगे। तो ये हो गया कांकनी नदी हो गई। इसके बाद में ये कातली नदी है। कातली नदी कहाँ पाई जाती है? कातली नदी झुंझुनू में पाई जाती है। झुंझुनू को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। ये आगे चूरू की सीमा पे जाके समाप्त हो जाती है। यहाँ पर चूरू में प्रवेश नहीं कर पाती, इसकी सीमा पे समाप्त हो जाती है। तो इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। ठीक है, कातली नदी झुंझुनू वाली। इसके तट पर गणेश्वर सभ्यता का उद्गम माना गया है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? झुंझुनू में। ये है कातली नदी में। ओके, तो ये हो गया तीसरा। इसके बाद में देखिए आप, ये हो गया। इसके बाद में देखिए आप मैंथा नदी, मैंथा या मंथा। ठीक है, मंथा नदी का उद्गम मनोहरपुर जयपुर में हुआ था और मनोहरपुर की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ था और ये लास्ट में जाके सांबर झील में जाके विलय हो जाती है। तो ये मैंथा नदी का हो गया। इसके बाद में देखिए आप रूपनगढ़।
रूपनगढ़ का क्या है, रूपनगढ़ अजमेर के सलेमाबाद से स्टार्ट होती है और ये सांबर झील में जाकर के विलय हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में दो सहायक नदियां हैं रूपनगढ़ और इसकी मैंथा की। तो मैंथा में गिरती है आपकी खंडेला नदी, खंडेला इसकी सहायक नदी है जो कि मैंथा में गिरती है, और रूपनगढ़ में आपकी क्या गिरती है, खारी नदी। तो ये दोनों सहायक नदियाँ जो इसमें विलय हो जाती है, पर ये आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इन दोनों का भी यहाँ पे जिक्र किया है। तो यहाँ पे हो गई खंडेला और खारी नदी। ओके, इसके बाद में साबी नदी। ठीक है, तो साबी नदी अलवर की सबसे बड़ी नदी है और सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम है और गुड़गांव के पास पटौदी में जाकर के ये ख़त्म हो जाती है। ओके, ये आपकी होगी साबी नदी, अलवर की सबसे लंबी नदी है ये। ओके, इसके बाद में एक बसती है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी भी है और ये यहाँ से स्टार्ट होती है, अलवर से ही स्टार्ट होती है। अलवर से स्टार्ट होने के बाद में भरतपुर में सीकरी तक जाकर के ख़त्म हो जाती है और इसका स्थानीय नाम वराहा या लसवाड़ी था। ठीक है, तो ये आपकी नदियाँ हैं बेसिकली, ये है आपकी रूपारेल। ठीक है, तो ये आपकी टोटल आंतरिक प्रवाह की सारी नदियाँ लगभग कवर हो चुकी हैं। आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, याद कीजिए। ओके, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये नदियाँ अच्छे से याद हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक में अरब सागर की नदियाँ और बंगाल की खाड़ी की नदियाँ वो अपन देखेंगे, जो कि राजस्थान के निचले हिस्से में काफ़ी मिलती है और कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियाँ पाई जाती है। और जो अपने राजस्थान के जो मेन जल ग्रहण क्षेत्र हैं वो 13 हैं और 59 इसके अंदर 59 के आसपास इसमें थोड़े छोटे जल ग्रहण क्षेत्र हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, आप इसको अच्छे से याद कीजिए, देखिए, समझिए। और इससे पहले कि अगर आपको कोई टॉपिक्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो सब आप मेरे उसमें लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। और चैनल को आप शेयर कीजिए, अच्छे से इसको देखिए और आपके साथ साथ और भी लोग देखें तो और अच्छा रहेगा। और ठीक है, आप इसको देखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।